होएगा सर। ओके सर, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो फिर बेसिकली ये इनकम टैक्स में हम लोग अभी सर ना बेसिक्स एरिया में ही चल रहे हैं, बट ये बेसिक्स में अ, इससे पहले मैं बेसिक्स के ऊपर एक पार्ट करा जिसमें आपको मैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना सिखाया, और एक दूसरा पार्ट जो है रेसिडेंशियल स्टेटस। दैट रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट में मैं अभी अभी आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ लास्ट 2 क्लास से। अच्छा, आदृति आदৃতি আদৃতি আমার আওয়াজ পাচ্ছিস? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার আদৃতি, পাচ্ছি। এটা রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাসের আমি সেকেন্ড কি থার্ড লেকচার করাচ্ছি। তো বেসিক্যালি এর আগে আমি একটা ক্যালকুলেশন অফ ইনকাম ট্যাক্স বেসিক্সের ক্লাস করিয়েছিলাম, আর কি বলে সেখানে বেশ কিছু ক্যালকুলেশন শিখিয়েছি, আর রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাসের দুটো একটা ক্লাস করিয়েছি। তোকে আমি ক্লাসগুলো শেয়ার করে নেবো, তুই কিন্তু এই নেক্সট উইকের মধ্যে একটু কভার করে নিস। হ্যাঁ, কোনো ডাউট থাকলে ঠিক আমাকে আছে। জিজ্ঞাসা করে নিস, ঠিক আছে? করে নিস কিন্তু, আমি জিজ্ঞেস করবো কিন্তু হ্যাঁ স্যার। ক্লাস। ঠিক আছে, আজকের ক্লাস বুঝতে পারবি? হ্যাঁ পারবি, ঠিক আছে, বেসিক লেভেলেই আছি, আমি বুঝিয়ে দেবো। अच्छा, तो बेसिकली सर रेसिडेंशियल स्टेटस में बात हो रहा है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है सर? इतना तो पहले समझ लो सर, इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस का इम्पोर्टेंस ही क्या है। ये बात मैं पहले भी कहा था, फिर से बोल रहा हूँ। प्रियाक्षी, संपद, आप लोग भी सुन लो सर ध्यान से। सर रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब सिटीजनशिप स्टेटस नहीं है सर, पॉइंट टू बी नोटेड। ये मैं अभी धीरे धीरे बहुत सारा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लास्ट 2 क्लासेस में भी मैंने कराया, आज भी करवाऊंगा। कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, उस होमवर्क को सॉल्व करवाऊंगा, तो फिर उसके साथ साथ आप लोगों का भी रिवाइज हो जाएगा। और कुछ क्लास तो मैं क्वेश्चंस तो मैं भी क्लास में भी सॉल्व कराया लास्ट 1-2 क्लासेस में। तो सर ठीक है, वो सब तो धीरे धीरे आप लोगों को आदत हो जाएगा। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट सर, रेसिडेंशियल स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनकम टैक्स क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकम टैक्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपल्सरी एग्जैक्शन करता है मनी फ्रॉम इट्स रेसिडेंट्स, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इज दैट कि रेसिडेंट कौन है सर? एक फॉरेनर भी यहाँ पर रेसिडेंट बन सकता है, मतलब एज पर इनकम टैक्स एक फॉरेनर भी रेसिडेंट बन जाएगा। एज पर इनकम टैक्स एक इंडियन सिटीजन जो भारत का है, बाहर जा रहे हैं, वो फॉरेनर बन सकता है। मतलब कहने का मतलब है फॉरेनर को रेसिडेंट बना के उनसे टैक्स लिया जाता है, इंडियन बाहर चला जाएगा तो फिर हो सकता है उसको इंडिया में टैक्स देना ना पड़े, ठीक है। तो रेसिडेंट में 3 कॉन्सेप्ट होता है, 3-4 कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने इससे पहले बेसिक्स में बताया था। एक होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना होता है कि आप इंडिया का रेसिडेंट हो या नहीं। दैट इज द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया कि आप इंडिया का रेसिडेंट हो या नहीं। फिर इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ता है सर? कुछ नहीं, इंडिया में इनकम करना पड़ता है। और इनकम तो देखो सर, जो भी एडल्ट है अपने पैरों में खड़ा होता है, अपने पैरों में इन द सेंस अपना फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, उनको भारत में रहना पड़ता है कितना दिन सर? कम से कम 182 दिन, ठीक है। अगर आप इंडिया में किसी प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहते हो सर, करेंटली कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, कौन मुझे बताएगा? अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, बताइएगा सर। 2021। सर करेंटली प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22, एंड असेसमेंट ईयर जो चल रहा है दैट इज 22-23। हम ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का बारे में मैंने सर इससे पहले जो बेसिक्स चल रहा था, बेसिक्स में एकदम एकदम इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स में ही मैंने ये सब बात कर लिया कि सर सिंपल इतना है कि असेसमेंट ईयर मतलब दैट ईयर जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, एंड प्रीवियस ईयर मतलब दैट ईयर जिस ईयर का इनकम टैक्स आप जमा करते हो। मतलब सर इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर एंड एंड होता है 31 मार्च ऑफ एनी ईयर। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर एंड एंड होता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कि अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 को, है ना। जैसे अभी जून है, मार्च में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को। ये असेसमेंट ईयर चल रहा है सर। लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम हुआ है दैट इज 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक पब्लिक ने जो भी इनकम किया उसका टैक्स इस साल भरेगा। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर। कुछ एक्सेप्शनल्स भी होते हैं जैसे कि एडवांस टैक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को आगे आगे बताऊंगा और मैंने बेसिक्स में पढ़ा के रखा।
तो एक बार प्लीज बेसिक मस्ट है सभी के लिए, स्पेशली मैं जो लोग बेसिक्स में नहीं था, मुझे पता है प्रियाक्षी, शॉम्पॉल, स्नेहेश, आदृति, ठीक है, आप लोग प्लीज एक बार वो इससे पहले का जो बेसिक क्लास मैंने लास्ट 3-4 दिन में कराया, आप लोग प्लीज एक बार उसको गो थ्रू करना। मैं क्लास एकदम आप लोगों को शेयर करूंगा, आज ही करूंगा सर, ठीक है। अगर बाई चांस भूल जाऊँ तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अच्छा, भूलूंगा नहीं, दे दूंगा। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट सर रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्या है सर, अगर आप इंडिया में 182 दिन रहते हो प्रीवियस ईयर में, तो आप इंडिया का रेसिडेंट हो। सर रेसिडेंट पे क्या इंपॉर्टेंट है सर, रेसिडेंट पे बात ये बनता है कि आपको भारत में टैक्स देना है कि नहीं देना है, बात ये है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके रेसिडेंशियल स्टेटस की बेसिस में आप पे टैक्स चार्ज करता है। सर इसका मतलब क्या नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता? नहीं सर, देना पड़ता है। क्यों नहीं देना पड़ेगा? अगर भारत के साथ इनकम है कनेक्टेड तो देना पड़ेगा। तो ये सभी बातें रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको बताया जाएगा कि रेसिडेंट को कब टैक्स देना पड़ता है, नॉन रेसिडेंट को कब टैक्स देना पड़ता है, नॉन रेसिडेंट को कब टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और एक होता है सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक कि आप ऐसे रेसिडेंट हो बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकते हो, ठीक है। अब ऐसे लोग क्या होता है, ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में आप लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था। और सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब सर इसको पर्सन के अंदर सिखाया गया कि भारत में इनकम टैक्स के हिसाब से 7-8 पर्सन होते हैं सर, जैसे कि इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फार्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, जुरिडिकल पर्सन, फिर आपका लोकल अथॉरिटी। इसी तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है जिसमें एक कर्ता होता है, कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली। सर कर्ता, सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको कर्ता ही बोलता है, आप लोग भी कर्ता ही बोलिएगा, संस्कृत वर्ड है कर्ता, आप लोग जानते हो है ना, कि फैमिली कौर्ता के আছে, बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं कौत्ता के, बोलो कौत्ता, कौत्ता इन द सेंस हेड ऑफ द फैमिली। आप लोग सुना है कि नहीं सुना ये कौत्ता वर्ड? हाँ, आजकल इतना नहीं होता है यूज, बट जो भी ट्रेडिशनल फैमिलीज होते हैं उसमें आज भी होता है सर कौत्ता मुसाई, सुने चीज नहीं तोरा किरे, Yeah. हाँ sir. ठीक है। तो दैट इज कर्ता, दैट इज फ्रॉम द कर्ता, संस्कृत वर्ड कर्ता से ये चीज आया है, कौर्ता या कौत्ता जैसे नॉर्मल में बोलते हैं वही। तो हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं सर उनकी रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसमें क्या होता है सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहाँ से कंट्रोल कर रहा है? अच्छा सर कैसे पता चलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन है? सर जब जब भी किसी बिजनेस के आगे आपको ऐसा दिखता है एंड सन्स, ग्रैंड सन्स, है ना, सुना है ना, गांगुराम एंड सन्स, है, फिर देयर आर लॉट्स ऑफ जैसे महेंद्र दत्ता एंड सन्स, हाँ, अम्ब्रेला, भी बारिश का मौसम आ रहा है ऐसा, है ना, रेनी सीजन आ रहा है, मानसून, और मानसून में सभी के घर में केसी पॉल एंड सन्स का छाता तो होगा, स्पेशली इन बंगाल में तो होता ही है। क्या सही बोला सर? आप सभी के घर में अगर आप थोड़ा सा नजर डालोगे केसी पॉल एंड सन्स आपको जरूर दिखेगा। तो जैसे ही एंड सन्स दिख गया इसका मतलब ये जॉइंट फैमिली बिजनेस है, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली बिजनेस का रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है बिकॉज इनका भी टैक्स सरकार के घर में जमा पड़ेगा। सर बात समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ sir. ठीक है। तो इच दिस ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी में, हाँ यस अर्पिता, ओके। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज में डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हो और उसके बेसिस में टैक्स क्या जमा करना है नहीं करना। टैक्स को कैलकुलेशन करके जमा होता है, बट टैक्स जमा होगा मतलब उनको टैक्स चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्क्रीन शेयर है सर? प्लीज इतना बताइएगा मुझे एक बार। हाँ sir. Sure है. बेसिकली सर रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है, इट्स अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इससे पहले मैंने बस आपको कैलकुलेशन सिखाया था, ठीक है, और रेट ऑफ टैक्स के बारे में चर्चा किया था, और अभी मैं रेसिडेंशियल स्टेटस पे एकदम बेसिक लेवल में ही बात कर रहा हूँ। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर हम लोगों को क्या क्या जानना चाहिए और मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। डोंट वरी, जिन लोगों ने नहीं कर पाया मुझे पता है, मैं उन लोगों को क्लास शेयर करूंगा। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग एक बार अपने टाइम निकाल के क्लासेस थोड़ा सा सुन लीजिए, बस सुन लीजिए, इतना करके मेहरबानी कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना, बस सुन लीजिएगा। ओके सर, अच्छा रेसिडेंशियल स्टेटस जो है सर ये बेसिकली सेक्शन 6 के अंदर कहा गया है, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है वो सेक्शन 5 में कहा गया है। सर स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, इसी पे चर्चा अभी चलेगा, लेकिन सर रेसिडेंशियल स्टेटस पहले जानना बहुत जरूरी है।
रेसिडेंशियल स्टेटस पे सेक्शन 6 के अंदर हम लोगों ने अभी तक लास्ट 2-3 लेक्चर्स में क्या बताया वो आपको मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको रेसिडेंट के बारे में बताया, रेसिडेंट भी उसके अंदर भी मैंने बताया रेसिडेंट कौन है और नॉन रेसिडेंट कौन है। जिसमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत आपको मैंने रूल्स भी लिखा के रखा, आपको एक बार नोट्स भी दिखा देता हूँ मैं। आई थिंक यहाँ मिल जाएगा आपको। नहीं सर, यहाँ पर तो क्वेश्चन दिख रहा है, कौन से नोट्स पे लिखा था, ये क्वेश्चन सॉल्व है। नोट्स भी लिखा है ना सर, आप लोगों के कॉपी में आप चेक कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत आप लोगों को पता चला था कि कौन रेसिडेंट है और कौन रेसिडेंट नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मुझे अभी मिल जाए तो अभी दिखा देता हूँ। Not this one. अच्छा ठीक है, बाद में मैं नोट्स आप लोगों को बता दूंगा, अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। গুলো লিখিয়েছিলেন তো? বল নিয়মগুলো লিখিয়েছিলেন? কি লিখিয়েছিলাম একবার বল কথাটা। ইজ দ্য রুলস যে হ্যাঁ রুলস রেসিডেন্ট গুলো, হতে হ্যাঁ 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 সেটাই, নোটসটা খুঁজছি কোথায় গেল, পাচ্ছি না দেখতে। নোটসটাই খুঁজছি, कहाँ गया। Maybe this one, maybe not, ये नहीं है। ओ अच्छा, ये वाला था, ये वाला था सर, ठीक है। इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में आप लोगों को बताया गया था। अगर एक बार आपको मैं याद दिला दूं, जस्ट ये जो मैं अभी यहाँ से किताब से पढ़ रहा हूँ सर, सेक्शन 6 के अंदर हु इज़ रेसिडेंट एंड हु इज़ नॉन रेसिडेंट, इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को मैं समझा के रखा था कि रेसिडेंट कौन है और नॉन रेसिडेंट कौन है। रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिन लोगों का क्लास मिस था उन लोगों को भी थोड़ा सा याद आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा, और जिनका क्लास मिस नहीं था उनको रिवाइज हो जाएगा। तो रेसिडेंट किसको कहेंगे सर, एनी रेसिडेंट उसको कहेंगे सर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत, पॉइंट टू बी नोटेड सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत अगर कोई भारत में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से 182 दिन रहता है तो उसको भारत का रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही और सी सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू कंडीशन। ठीक है, अब दो कंडीशन क्या है कि आपको भारत में 182 दिन रहना है, ठीक है, भारत में 182 दिन रहो प्रीवियस ईयर में, और उसके साथ साथ या फिर 60 दिन भारत में रहो प्रीवियस ईयर में, और उसके पिछला 4 साल में 365 दिन रहो। ठीक है, डोंट वरी, बाद में जब डिटेल्स में सुनोगे, जिन लोगों का मिस था क्लास, पूरा समझ में आ जाएगा। तो रेसिडेंट बनने के लिए दो रूल है, या तो 182 दिन का रूल है और या तो 60 एंड 365 दिन का रूल है। मतलब प्रीवियस ईयर मतलब 21-22 में ऐसा होता है सर, 21-22 में 22 में मानो किसी ने 60 दिन भी रह लिया, और उसके पिछला 4 साल में, पिछले 4 साल मतलब 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, इस तरह से पिछले 4 साल में, प्रीवियस 4 ईयर्स में, इमीडिएट प्रीवियस 4 ईयर्स में अगर कोई 365 डेज भी इंडिया में रहता है तो भी वो भारत का रेसिडेंट कहलाता है। ठीक है, अब ये रेसिडेंट बनने का सिंपल सा रूल है सर, ठीक है, या तो 182 दिन भारत में रह जाओ या फिर 60 और 365 दिन रह जाओ। बाकी जब आप डिटेल्स में क्लास कर लोगे ना, ठीक है, आपको फिर से एक बार वापस याद आ जाएगा पूरा खेल, ये सब मैं पहले ही बता के रखा। अगर आप रेसिडेंट का रूल फुलफिल नहीं करते हो, ठीक है, मतलब 182 या 60 365 दिन कुछ भी फुलफिल अगर आपसे नहीं होता है तो आप भारत का नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। ठीक है, अब रेसिडेंट होने के बाद आपके पास एक दूसरा रूल आता है कि आप भारत में आरओआर बनोगे कि आर नॉर बनोगे। आप भारत में आरओआर बनोगे कि आर नॉर बनोगे। सर आरओआर क्या होता है, सर आरओआर के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का एक रूल होता है। क्या रूल सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का रूल।
सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में क्या होता है, आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के तहत दो कंडीशंस में दोनों कंडीशन फुलफिल करना होगा। सर क्या है दो कंडीशंस, याद दिला देता हूं एक बार कि सर ओहो क्या होगा, अगर आपको भारत में आरओआर बनना है, मतलब रेसिडेंट का दो तरह होता है सर, एक आरओआर मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसको आरओआर कहते हैं, और एक होता है आर नॉर मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब अगर आपको आरओआर बनना है तो आपको रेसिडेंट तो आप बने ही, आप तो रेसिडेंट तो आप बन ही गए, बट आपको आरओआर बनने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, और वो दो कंडीशन कहाँ लिखा है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में लिखा है। क्या कंडीशन है कि सर आपको आरओआर बनने के लिए पिछले 10 साल में, ये जो लिस्ट है देख रहे हैं सर, ये देख रहे हैं ना सर 21-22 में आपको भारत में रेसिडेंट तो आप हो गए है ना, पिछले 7 साल में मतलब 21-22 के पिछले 7 साल में 730 दिन आपको रहना पड़ेगा, या फिर पिछले 10 सालों में कभी भी 2 बार रेसिडेंट बन जाओ। रेसिडेंट बनना मतलब किसी भी 2 साल में अगर आप भारत में 182 दिन या फिर 60 या 365 दिन रहते हो तो फिर आप भारत में पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट बनो, साथ ही में 7 साल में 730 दिन भारत में रहो, तो फिर आपको भारत का आरओआर कहा जाएगा। जिनको ऐसा लग रहा है इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है, उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि सर जब ये क्लास में आपको शेयर करूंगा आप लोग एक बार चुपचाप सुनिएगा कान लगा के, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, सारा खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, আরওআর এর ক্ষেত্রে তো স্যার দুটো জিনিসই তো ফুলফিল করতে হয়। यस सर, आरओआर होने के लिए दोनों चीज ही फुलफिल करना होगा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दो रूल हैं, आपको दोनों रूल ही फुलफिल करना होगा। अगर आप दोनों रूल क्या है सर, 7 साल में 730 दिन, 7 इयर्स में 730 डेज एंड पिछले 10 साल में 2 बार भारत का रेसिडेंट बनना। अगर ये दोनों में दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट भी हो और ऑर्डिनरी भी रेसिडेंट हो। मतलब इसको मैं हिंदी में ऐसे अपने, ये मेरा अपना करण है, अपना करण मतलब अपने हिसाब से मैंने बोला कि ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। और एक होता है सर आर नॉर, मतलब जो दोनों कंडीशंस में या तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है या फिर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, वो भी रेसिडेंट कहलाएगा बट वो आर नॉर कहलाएगा। आर नॉर मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, मतलब ऐसे रेसिडेंट बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट था जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में मैंने आप लोगों को 3-4 क्लास में समझाया, और डिटेल लास्ट 2-3 क्लास में मैंने रेसिडेंट के बारे में बताया, और रेसिडेंट है या नहीं है इसका नॉलेज मैं आप लोगों को दिया, साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाया। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ये सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का लिख के दिखाया सर, कैलकुलेशंस किया आप लोगों ने, मेरे साथ साथ ही किया था। ठीक है, तो आप लोगों ने बढ़िया से रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में फर्क कैसे डिसाइड किया जाता है ये आप लोगों ने पता किया था। सर आज क्या करना है, सर आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक होमवर्क भी था हिंदू अनडिवाइडेड के बारे में। ठीक है, उसका रूल्स थोड़ा अलग है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में रूल्स क्या था, कोई मुझे बता सकते हो कि अगर एचयूएफ को रेसिडेंट बनना है तो क्या करना होता है, व्हाट इज द कंडीशन, कौन बताएगा मुझे। रेसिडेंट, अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भारत में रेसिडेंट होना है तो उसके लिए रूल क्या है। স্যার এই দুটো ইয়ার না কত ইয়ারের মধ্যে স্যার 100 দিন থাকতে হতো, আর স্যার একটা মনে হয় 200 দিনের মতন কিছু একটা থাকতে হতো समथिंग। नो सर, 200-100 का बात नहीं That सर। presenting हाँ that बोलो। presenting to previous year out of 10 and present for 730 days and last previous 70 days. सर ये तो तू आरओआर आर नॉर का बात कर रहा है सर, मैं पूछा। For resident or sir only or partly in India তে করতে হবে। हाँ वेरी गुड Management। सर, थैंक यू। इंडिया से बिजनेस को होली या पर्शियली आपको इंडिया से बिजनेस को संभालना होगा, तभी जाके आप इंडिया में एचयूएफ को रेसिडेंट कह सकते हो। ठीक है, इसका मैं एक पूरा क्वेश्चन करा, ये देखो सर यहाँ पर मैंने लिखा के भी रखा था, मतलब आपको बिजनेस को, ठीक है, इंडिया में आप जो बिजनेस करते हो चाहे आप भारत के बाहर रहो फर्क नहीं पड़ता, बट क्या आपका बिजनेस होली या पर्शियली इंडिया से कंट्रोल होता है, अगर है तो आपका एचयूएफ रेसिडेंट है। अब फर्दर ये देखना पड़ेगा कि आप आरओआर है कि आरनोर है, उसका रूल वही है, मतलब
730 और 10 साल में 2 बार। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, जिनको समझ में आया वो भी अच्छा, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, उसको भी अच्छा, क्योंकि वो बाद में जब करेगा उसको पूरा बात समझ में फिर से आ जाएगा। और आज मैं आपके साथ कुछ होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको फिर से कुछ बात समझ में धीरे धीरे बता देता हूँ सर, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए दिया था, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब यही है कि ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का जो खेल है ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पर मैं एचयूएफ का जो बात है, एचयूएफ और इंडिविजुअल में रेसिडेंट कौन है, नॉन रेसिडेंट कौन है, ठीक है, आरओआर एंड आरनॉर कौन है, डीम्ड रेसिडेंट क्या हो सकता है, ये सब बात मैंने आपके साथ चर्चा किया। अब आगे आगे मैं आपके साथ ये सब चर्चा करूंगा, फार्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कंपनी एक्सेट्रा। मतलब एक फार्म, पार्टनरशिप फार्म, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फार्म, एक एओपी, एक बीओआई, एक कंपनी, इनका रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये चर्चा का विषय रहेगा। रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट में अगर आप रेसिडेंट हो और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपको भारत में टैक्स देना है या नहीं, ठीक है। ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है सर आरओआर वाले, ये चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब आप भारत में इनकम कर रहे हैं और भारत में मतलब आपको टैक्स देना है या नहीं, कितना देना है वो तो कैलकुलेशन में बताएगा, लेकिन देना है कि नहीं देना है। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो तो क्या आपको भारत में टैक्स देना होगा, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। यही सब अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू से करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा। ऐसे तो যারা बोलो। স্যার যারা ধরুন এই এমপ্লয়িজ মানে ভারতের থেকে বাইরে গিয়ে কাজবাজ করছে, যদি हम्म। ভারত বাসিন্দা, তারা কি স্যার ইনকাম ট্যাক্স তাদেরকেও দিতে হয় नाকি ভারতে? सर उसका भी रूल्स है सर ये संपत ने जो क्वेश्चन पूछा आप लोगों को समझ में आया, लास्ट दिन हम लोग ये एक क्वेश्चन किए थे, ये देख संपत, जो पूछेगा उसका जवाब मिल रहा है, अरे वाह क्या बात है। ये देखो सर, ये लास्ट दिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का नाम क्या है दिखा देता हूँ। देख क्या क्या है क्वेश्चन, मिस्टर जेड एन इंडियन सिटीजन, दिखाई दे रहा है, मिस्टर जेड एन इंडियन सिटीजन अपॉइंटेड एज ए सीनियर टैक्स ऑफिसर बाय गवर्नमेंट ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, तो जिम्बाब्वे में जाके एक सीनियर टैक्स ऑफिसर का काम लिया। वो भारत छोड़ के गया इंडिया 27 सितंबर 2020 को फॉर ज्वाइनिंग द जॉब। मिस्टर जेड कम टू इंडिया फॉर 181 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। कैलकुलेट करके बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एज वेल एज 21-22। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, ओके, ये प्रीवियस लेक्चर्स है, मस्ट गो थ्रू सर। इसमें 3 तरह के व्यक्ति के बारे में मैंने बात किया था, जो भारत छोड़ के भारत के बाहर जाते हैं उनका रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या होता है। जैसे कि इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनके बारे में। दूसरा, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इनके बारे में। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट था, इंडियन सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन मतलब 1947 से पहले जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में भी था, ठीक है, अगर किसी का पूर्वज ऐसा है कि जिनका कनेक्शन 1947 से पहले पाकिस्तान या बांग्लादेश में था, बिकॉज 1947 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान बोल के कोई देश नहीं होता था, ठीक है, वो बाद में बना है सर। तो कहने का मतलब है तब वो भी भारत था। तो अगर कोई भारत है, मतलब 47 से पहले वो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करता था और उसके बाद वो भारत को ही अपना देश माना, पाकिस्तान या बांग्लादेश को नहीं, तो उसे भी इंडियन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। लेकिन सर जो 47 के बाद है सर, उसका जन्म भारत से कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन का मतलब है अगर 47 से पहले के लोग आज भी जिंदा है ना, लेकिन वो उस टाइम पे मानो कराची में जन्मा था, पर बाद में अपने आप को भारतीय माना और भारत में ही अपना कनेक्शन बना के रखा, तो उसे भी इंडियन ओरिजिन कहेंगे। अब कोई बोलेगा नहीं सर कराची तो पाकिस्तान में है, सर 47 से पहले कराची पाकिस्तान में नहीं होता था, तब वो भारत का ही पार्ट होता था, ठीक है। कराची हो, इस्लामाबाद तो तब जन्म नहीं था, इस्लामाबाद तब रावलपिंडी के नाम से जाना जाता था, आज भी है, ठीक है। बाद में वो लोग इस्लाम को आबाद करके एक इस्लामाबाद बना दिया, ठीक है। तो चलो वो भी उनका अपना अपना खेल है, उसको क्या बात करे सर, उसी को लेकर तो चारों तरफ पंगा चल रहा है। अब छोड़ो, ये सब इतिहास में नहीं जाना है अभी, ठीक है। लेकिन सर जो है वो तो मुझे बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया एंड केम टू इंडिया फॉर ए विजिट। इस तरह के जो भी लोग हैं इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू से और प्रोविजन के थ्रू से लास्ट वीक चर्चा करके रखता हूँ। संपर्क गो थ्रू करेगा ना लास्ट क्लास? सर
सर एक हाँ सर। डाउट था। क्या हुआ बोल। सर ये जो आपने बताया ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अभी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो तो ऐसे भी हो सकता है ना, वो कोई बिजनेस ओन ही नहीं करता हो, बिजनेस अगर सब कोई लोग सेपरेट जॉब, कोई बिजनेस ओन ही नहीं करता हो, सब लोग तो फिर सेपरेट जॉब तो करते फिर हैं। वो एचयूएफ नहीं कहलाएगा रे वो। मतलब फैमिली जॉइंट में रहता है बट सब कोई जॉब करता है, बेसिकली ये एचयूएफ बिजनेस के बारे में बात है ना, इसलिए मैंने बिजनेस का अच्छा। एग्जांपल लिया था, केसी पॉल एंड सन एंड गांगूराम एंड सन्स, इसलिए मैंने बिजनेस का एग्जांपल लिया था। क्यों एग्जांपल बिजनेस होना चाहिए, जॉइंट फैमिली बिजनेस को एचयूएफ कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। जॉइंट फैमिली बिजनेस को एचयूएफ कहा जाता है। अगर एचयूएफ है पर सभी कोई अलग अलग जॉब करता है, आप इसको एचयूएफ नहीं बोल सकते। मतलब एज पर इनकम टैक्स वो, हाँ वो जॉइंट फैमिली जरूर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज पर इनकम टैक्स उसको एचयूएफ नहीं कहा जाता, ठीक है। और इसका भी मैं बोला था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जैन, सिख, बुद्धिस्ट, दिस काइंड ऑफ फैमिली ट्रीज को एचयूएफ के अंदर काउंट किया जाता है एज पर इनकम टैक्स, सिर्फ इस्लाम को छोड़ के। सर इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? सर इस्लाम कुछ अपना पर्सनल लॉ को फॉलो करना चाहता है इसलिए, ठीक है, और कुछ नहीं। लेकिन बेसिकली एक्चुअली जैन जैन रिलीजियन, सिख रिलीजियन, बुद्धिज्म, ये सब एक्चुअली इंडिया का रिलीजियन है, तो इनका फैमिली कॉन्सेप्ट में सेम पैरामीटर में चलता है। और इस्लामिक फॉलोअर्स जो होते हैं इनका कॉन्सेप्ट अरब से जुड़ा हुआ है, तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह का नाम रखा है, ठीक है। अब नाम देने जाओ तो कितना सारा नाम हो सकता है, ठीक है सर। आई होप कि बाकी जो बातें हैं ना आप लोग क्लास प्लीज प्रीवियस लेक्चर से एक बार कर लो, ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके आदृति, संपत, सभी को बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। सर कुछ नया कराओगे क्या? हाँ सर कराऊंगा ना। सर मैं आप लोगों को ना कुछ क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आज मैं वो सब क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पर आंखों के सामने दिख रहा है, ब्रेट ली, क्वेश्चन दिख रहा है सर आपको? प्लीज टेल मी, ब्रेट ली का क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो प्लीज क्वेश्चन को मेरे साथ साथ रीड करो। ब्रेटली कहाँ का प्लेयर है, किसी को पता है? ब्रेटली का नाम कभी सुने आप लोग? अभी खेलता है क्या? हाँ सर छोड़ दीजिए। हाँ सर रिटायर कर गया, छोड़ा नहीं, रिटायर कर गया, एज हो मतलब गया, सर रिटायर कर गया। सर ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेस विजिट इंडिया फॉर 100 डेज, ठीक है। चलो अभी का बात नहीं, अभी क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ये तो नाम है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से क्या फर्क पड़ता है। ब्रेटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, प्लेयर्स विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन करके भारत विजिट करता है, क्यों? खेलने आता है सर, आईपीएल वगैरह। India has been his practice for the India. This has been his practice for the last 10 years. Last 10 फाइनेंशियल ईयर से ब्रेटली ऐसा ही कर रहा है। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। सर असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22। सर would your answer change if the above facts relate to Srinath? Srinath कौन? तो श्रीनाथ भी ना एक बहुत ही फेमस इंडियन फास्ट बॉलर हुआ करता था, नाम सुने अभी कभी आप लोग? जावागल श्रीनाथ, साउथ का था, कर्नाटक की बॉलर था, फास्ट बॉलर था, इंडिया का ऑल टाइम ग्रेट बॉलर में से एक है सर, जावागल श्रीनाथ। ये सब जिन लोग थोड़ा क्रिकेट का खबर रखता है उनको मे भी पता हो, सुना है रे नाम आप लोग कोई? आजकल क्रिकेट का फैन कम लग रहा है बहुत, ठीक है देखो, तो श्रीनाथ नाम सुन के तो पता लग ही रहा है कि इंडियन नाम है। तो would your answer change if the above facts relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents the Australian cricket team? क्या बोला? हमेशा খেলা রাখো ভালো सुने লাগে। चीज ভাল लगे, ओके ठीक है। तो श्रीनाथ इंडियन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, बट वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के हिसाब से। तो आपका जवाब क्या होगा? What would be your answer if Srinath has visited India for 120 days instead of 100 days every year, including previous year 21-22? सर बहुत सारा बात पूछ लिया आपने, क्या जवाब देंगे इसका?
सर आप लोगों ने, जिन लोगों ने प्रोविजंस पढ़ के रखा और जिन लोगों ने प्रोविजन नहीं पढ़ा था, मैंने आज सुबह मतलब स्टार्टिंग से ही आपको प्रोविजन से रिपीट करा रहा था, तो उसी प्रोविजंस को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं ना, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे क्या? हाँ सर, चलो होमवर्क सॉल्व करते हैं। हाँ कह रहे, ऐसे तो ये होमवर्क था, बट मैंने हाँ बोला सर। था कि ये सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलो ब्रेट ली का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलो पेन पेपर रेडी करो, जिन लोगों का प्रोविजन नहीं हुआ है उनका भी हो जाएगा। सोल्यूशन, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 2, इलस्ट्रेशन 2 था मोस्ट प्रोबेबली। हाँ ये शेयर किया था मैंने, बट जिनके पास नहीं गया उनको मैं फिर से शेयर कर दूंगा। ब्रेटली लिख के रखो बस, अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रह जाएगा। अच्छा ब्रेटली वाला क्वेश्चन है बोलो। तो सोल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेशन लिखो सर, कि कैसे क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है कंप्लीट वे में, वो भी जान लो। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस और मिस्टर ब्रेटली, मिस्टर ब्रेटली for the assessment year 22-23। सर असेसमेंट ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर क्या होगा बोलो? सर आदृति, 21 आदृति बोल। रेलिवेंट 21 21 22 21-22। 21-22। थैंक यू सर। मैं उन्हीं लोगों को थोड़ा पूछ रहा हूँ जिनको मैं आज फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मतलब इससे पहले ये रेसिडेंशियल का क्लास जिन्होंने नहीं किया था उनको। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट सर, अब इसमें यह हेडिंग कर दो, ये तो आपका हेडिंग हो गया, कैलकुलेट करना है। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो। सर ब्रेटली कितना दिन कर रही है भारत में आ रहा है? सर 100 दिन एवरी ईयर, ऐसा वो लास्ट 10 साल से कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो कॉमन हो गया सर कैलकुलेशन करने के लिए। अर्पिता बोझा যাচ্ছে तो? समन्विता Yes, sir. पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है सर, हमारे लिए प्रीवियस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो सर 21-22 में कितना दिन रहा? हर साल अगर 100 दिन करके आता है, हमें कैलकुलेशन करने बोला है 22-23 का, लेकिन 22-23 तो असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23 तो असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 21-22 है। तो 21-22 में वो कितना दिन भारत में है? प्लीज टेल मी। सर 100 दिन। थैंक यू सर। जिनको समझ में नहीं आएगा फिर से पूछ लीजिएगा। तो सर क्योंकि वो 10 साल से, पिछले 10 साल से ऐसा कर रहा है, हर साल 100 दिन करके भारत में रहता है, तो हम लोग क्या ऐसे बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग 4 preceding previous year, during 4 preceding previous year कितना हो जाएगा? मतलब पिछले 21-22 के पिछले 4 साल में वो कितना दिन भारत में रहेगा? सर 400 डेज। 400 डेज। कैसे मिलेगा? सिंपल हो जाएगा ना सर, बहुत ही सिंपल हम लोग इसको बोल सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर 21-22 इज माई नॉर्मल प्रीवियस ईयर जिसमें वो 100 दिन है, और इसके पिछले 4 साल में, इसका ठीक पिछले 4 साल में, दैट इज 2021, 1920, 18-19, 17-18। ठीक है, एज पर द रूल्स ये 4 साल क्यों लिया? बिकॉज ये 4 साल रूल्स के हिसाब से लिया। बिकॉज आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला सर कि हमारा रेसिडेंट होने के लिए जो रूल्स है, वो रूल्स क्या बताते हैं कि आप भारत में प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहो?
अब भारत में प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहो? 182 ডেজ, ফোর প্রিভিয়াস ইয়ারে হচ্ছে 362 দিন। नहीं सर, या तो 182 दिन या फिर আর না হলে या স্যার 4 বছরের মধ্যে 362 দিন। और साथ में 60 दिन। दो रूल्स है, हाँ, भूलना नहीं 60 भूलना नहीं सर। या तो 60 या तो 182 दिन का रूल एक है, ठीक है, मैं आपको शुरू में ही इसको रिपीट करवाया था। या तो आप प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहो, या फिर 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहो और उसके पिछले 4 साल में 365 दिन रहो। तो यहाँ पर कौन सा रूल फुलफिल होते दिख रहा है सर? 182 दिन वाला? না স্যার। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, क्या ये रूल फुलफिल होगा? क्या 21-22 में ब्रेटली 182 दिन तो नहीं रह रहा है सर। लेकिन सर दूसरा रूल क्या है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पिछले 4 साल में, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 के पिछले 4 साल में 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन कम से कम होना पड़ेगा। मतलब या तो ये रूल फुलफिल करो या तो ये रूल फुलफिल करो, अगर कोई भी एक रूल फुलफिल होगा तो रेसिडेंट। तो क्या लगता है कौन सा रूल फुलफिल होते दिख रहा है? फर्स्ट रूल या सेकंड रूल? স্যার সেকেন্ড রুল। सेकंड रूल। ओके सर, ठीक है, अब चलो आगे लिखो, देखते हैं किधर चलते हैं हम लोग, पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, मेरे साथ साथ थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहो, समझ में आ जाएगा। तो सर मैं यहाँ पर बस लिख दूंगा 100 करके, 100 डेज 100 डेज 100 डेज। सर ये पार्ट को अलग करना, क्यों? बिकॉज ये आपका पिछला 4 प्रीवियस ईयर का है और ये आपका करेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें रूल है 60 दिन और इसमें रूल है 365 दिन, तो इनका कुल मिला के हो जाता है आपका 400 दिन, 400 डेज। थैंक यू। अब इसमें क्या है सर, मिस्टर ब्रेटली, लिखिएगा मेरे साथ साथ, मिस्टर ब्रेटली has been in India for a period more than 60 days during previous year 21-22 and for a period more than 365 days during 4 previous year। 4 previous year का एक बात याद रखना सर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ, 4 प्रीवियस मतलब कोई भी 4 नहीं, 4 प्रीवियस मतलब कोई भी 4 नहीं रे बाबा, इमीडिएट 4, ठीक है, इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होना चाहिए, ये बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, कोई भी 4 नहीं, हाँ, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। देयरफॉर कौन सा कंडीशन फुलफिल कर गया? देयरफॉर सेटिस्फाई कंडीशन बी, है ना। देयरफॉर since he satisfy second condition of section 6 subsection 1, so Bratley resident या non resident? Sir, resident. Bratley is a resident, ठीक है सर। for the assessment year 22-23, relevant previous year 21, तो फिर 22-23 असेसमेंट ईयर में ब्रेटली रेसिडेंट बन गया। सर रेसिडेंट तो बन गया, अब आगे देखना है सर, क्या देखना है सर, वो आर है कि आर नॉर है? यस और नो?
ये क्वेश्चन है ना सर, मतलब कैसा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, समझ में आ रहा है सर? हेलो, बात समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। मीनाक्षी, संपद, आदृति, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। यस सर। अब देखो, अब देखना क्या है, मैं आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 बताया था, अब इसमें देखना है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 को प्रूव करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन को लिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। नाउ सेकेंड पार्ट इज दैट computation of period of state during 7 previous year, 7 preceding previous year, सिर्फ previous year नहीं बोलना चाहिए, 7 preceding previous year, ठीक है, पिछला ठीक 7 साल कितना दिन वो भारत में रहा है। सर ऐसे तो रूल कहता है हर साल 100 दिन करके ब्रेटली इंडिया में आता है एज पर द क्वेश्चन, तो 7 साल में कितना दिन भारत में रहा होगा? স্যার 700 দিন হচ্ছে, তাহলে তো স্যার ফুলফিল হচ্ছে না 730 দিন। एक बात का ध्यान रखिएगा, वो पिछले 10 सालों से भारत में आ रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन इज दैट सर एक्चुअली आवर प्रोविजन क्या है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 रूल्स कुछ ऐसा है कि प्रीवियस ईयर जो है मैं आपको बताता हूँ 21 22 इज माय करंट प्रीवियस ईयर, इसमें तो वो 100 डेज है ही, लेकिन रूल कहता है कि इसका टोटल प्रीवियस पिछले 7 साल में दैट इज 2021 1920 18 19 17 18 16 17 15 16 14 15 13 14 एंड 12 13, कितना हुआ? 10 साल हुआ कि नहीं, एक बार बताना मुझे, 10 साल हुआ क्या सर? कोई तो बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 11 12, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट सर ये जो 10 साल हुआ ना, 10 क्यों? बिकॉज 10 में से 2 साल उसको रेसिडेंट होना है, ठीक है, और 7 साल में 730 दिन, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रीवियस ईयर है, इस 7 प्रीवियस ईयर में उसको भारत में 730 करना है, लेकिन उसका कितना है सर? 100, স্যার 700। ठीक है, उसका 700 डेज है पिछले 7 साल में। স্যার এটা 800 হবে। सर ज्यादा और कैलकुलेशन में जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, और एक रूल भी साथ में बताते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, 7 साल में 730 दिन रूल है, ठीक है, लेकिन उसका हो रहा है इन दिस केस 700 डेज, और साथ में ये भी बताते हैं कि पिछले 2 साल में कोई भी 2 में, ठीक है, पिछले 2 साल के कोई भी 2 में कितना करना चाहिए? 2 बार रेसिडेंट होना है। सर रेसिडेंट होने का रूल क्या है? वही 182 दिन किसी 2 साल में, या 60 या 365 किसी 2 साल में, तो 60 या 365 शायद 2 साल में हो जाएगा, क्या बोलते हो? হ্যাঁ স্যার হয়ে যাচ্ছে, 4 বছর 4 বছর 8 বছরে তো হয়ে যাচ্ছে। ठीक है, मतलब 60 एंड 365 का रूल तो फुलफिल कर रहे हैं, मतलब कंडीशन बी जो है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का वो फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि 100 दिन किसी ना किसी में तो है ही, और पिछले 4 साल में 400 हो जाएगा, 21 22 के पिछला 4 देखो, ठीक है, या 20 21 के पिछले 4 देखो, किसी ना किसी में तो 60 और 365 फुलफिल कर ही रहा है, तो रेसिडेंट तो वो ऐसे ही बना है, तो 2 बार रेसिडेंट तो वो बन ही जाएगा, लेकिन सर 7 साल में 730 दिन वो इंडिया में नहीं है, तो वो किस तरह का है, ROR है कि RNOR है? স্যার 800 হবে বলুন। सर RNOR बनेगा, वो ROR नहीं बन पाएगा, ये सभी प्रोविजंस में पिछले क्लासेस में समझा गया है, ठीक है। तो
आज इसलिए मैं प्रोविजंस पे ज्यादा नहीं ध्यान दे रहा हूँ सर, मैं आपको कैलकुलेशंस में ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रोविजंस बार बार बता के ही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लिखो सर, सिंस, ये सबको समझ में आया? प्लीज बताओ ना। हाँ जी। सिंस इज पीरियड ऑफ स्टे, हाँ अदिति बुझा गया बॉल, अदिति, प्रियाक्षी, अर्पिता, हाँ सर। ओके सर। सिंस इज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, স্নেহাশিস বোঝা যাচ্ছে? স্নেহেশের তো আওয়াজ পাচ্ছি না। Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके सर, since his period Sir. of stay, okay sir, during the past 7 years is less than 730 days, ठीक, less than 730 days. So in this case, it doesn't fulfill, लिखना सर, so in this case he is unable to fulfill, ऐसा लिखो, he is unable to fulfill unable to fulfill the second condition ना, fulfill the second conditions of, second नहीं, first condition, 7 साल में 730, वो first condition, unable to fulfill the first condition of section 6 subsection 6, so he is a R0, मतलब रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो नहीं है, आई थिंक क्लियर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना पड़ता है सर, ठीक है, कि ब्रेटली रेसिडेंट बना कि नॉट रेसिडेंट बना, रेसिडेंट है तो किस तरह का रेसिडेंट है, आर है कि आर नॉर है, ठीक है। अगर वो कंडीशन फुलफिल कर देता तो आर नॉर बन जाता। सर आप लोगों को समझ में आ गया ना? हाँ जी सर ये Sir, ब्रेटली এই का, পরে ब्रेटली tax का, counting, हाँ बोलो। এটা স্যার ডিসাইড হওয়ার পরে তো পরে ট্যাক্স কাউন্টিং কিভাবে হবে সেই অ্যামাউন্ট সেটা हाँ হবে নাকি? वो मैं आगे बात करूंगा सर, ठीक है, कि उसका जैसे वो टैक्स कितना, मतलब देखो कितना टैक्स देना है वो तो कैलकुलेशन करके पता चलता है, कुछ रूल्स भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन टैक्स देना है कि नहीं देना है उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मतलब आर के केस में क्या होता है, आर नॉर के केस में क्या होता है, नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है। मैं आगे ऐसा क्वेश्चन भी दिया सर, मैं आपको बात करूंगा, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, या मोस्ट प्रॉब्ली 5 में ये क्वेश्चन है, ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम, जो अनिरुद्ध ने दिया कि अगर वो आर है तो उसको टैक्स देना है कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर वो आर है तब वो भारत में कितना टैक्स देगा, अगर वो आर नॉर है तो क्या करेगा, अगर वो एनआर है तो क्या करेगा, मतलब डिफरेंट कंडीशंस में आपका टैक्स इंसिडेंस क्या होता है वो आपको मैं आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। इसीलिए तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना है। एचयूएफ के बारे में जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी करने के लिए दिया, एक क्वेश्चन में होमवर्क में भी दिया, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, एचयूएफ का प्रोविजंस देखना है और तब जाके आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी ब्रेटली वाला कंप्लीट कर लेते हैं सर। अच्छा ब्रेटली तो हो गया, ब्रेटली तो हो गया, श्रीनाथ का क्या करें? क्वेश्चन पूछा है सर इसी सेम क्वेश्चन में, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड इन ऑस्ट्रेलिया। श्रीनाथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो फिर श्रीनाथ के केस में बी का जवाब क्या होगा? सर लिखो सर, इन दिस केस
इफ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इससे पहले शायद मैंने ऐसा बात नहीं कहा, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। इफ श्रीनाथ टोटल इनकम मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस के क्लास में ये पॉइंट पहले नहीं बोला। इन दिस केस इफ श्रीनाथ टोटल इनकम ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। श्रीनाथ ऐसे तो इंडियन सिटीजन है बट वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन से उसको जितना इनकम हो रहा है, ठीक है। इफ श्रीनाथ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड्स, कितना एक्सीड्स करता है, 15 लाख सालाना, हाँ सर, एनुअल इनकम। अगर श्रीनाथ का फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के बाकी इनकम एनुअली 15 लाख क्रॉस करता है तो क्या रूल है जानते हो, जान लो सर, ही वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट he would be treated as resident but not ordinary resident in India, but not ordinarily resident in India for the previous year 21-22. Point to be noted sir। और एक बात, since he is stay in India, भारत में कितना दिन है वो 21-22 में, since his stay in India is days in the previous year 21-22, in the previous year 21-22, ठीक है। ये देखो, ये इस क्वेश्चन में बोला है ना, अच्छा मैंने थोड़ा सा आंसर को ना बी सी को मिक्स कर दिया, एक सेकंड रुक जाओ सर। एक्चुअली मैंने सी का जवाब दे दिया, गलती से मैं सी को रीड करके दे दिया, बी का जवाब, सॉरी सर, सॉरी एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ मन में बी चल रहा है लेकिन पढ़ बी सी रहा हूँ, एक सेकंड सर। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 दिन इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर 21-22, मतलब मेरा जवाब आपको इस कॉन्टेक्स्ट में है सर, करेंटली मैं जो आपको लिखा है ना सर, वो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा दिया, सॉरी सर, मैं बी को बाद में लिखा, तो आप लोग ना चेंज कर लो सर। आप लोगों को मेरा बात समझ में आया सर, मैं आप लोगों को ये जो लिखा है ना ये सी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा दिया सर, दिस इज नॉट बी एक्चुअली, सॉरी सॉरी। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ सर, आप लोगों को मेरा बात समझ में आया कि क्या गड़बड़ हुआ मेरे से, हेलो। है सर। हाँ सर। मैंने आपको बी बोल रहा हूँ मुंह में बट सी समझा रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गया मेरे से, ठीक है। तो आप लोग मेरा बात को फिर से थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। अच्छा पहले एक काम करते हैं सर, पहले बी को ही बता देते हैं फिर सी में आते हैं, है ना, तो सुविधा रहेगा। एक काम करो, उसको काटो मत, है ना, थोड़ा सा जगह रख लो, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, पहले बी समझ लो। क्वेश्चन बी में पूछा है वुड योर आंसर चेंज if the above facts relate to Srinath, an Indian citizen who reside in Australia and represent the Australian cricket team, तो फिर श्रीनाथ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बी, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बी, फिर से बार बार बोल रहा हूँ सर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बी। तो बी के कॉन्टेक्स्ट में श्रीनाथ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं, उसके बाद मैं सी बताऊंगा ना तो ज्यादा सुविधा रहेगा। if the above facts, sorry sir,
relates to Mr. Srinath, an Indian citizen who residing Australia, comes to India for a visit, comes on visit to India, ठीक है, comes to India for a visit, should be treated as नॉन रेसिडेंट। सर इसको नॉन रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा, भले वो इंडियन सिटीजन है बट उसको नॉन रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज मैं समझाता हूँ क्यों नॉन रेसिडेंट ट्रीट हो जाएगा एज पर इनकम टैक्स। He's been treated as non-resident in India irrespective of his total income, irrespective of his total income, मतलब भले ही वो कितना भी इनकम कर ले फर्क नहीं पड़ता, 15 लाख कमाए या 15 करोड़ कमाए, irrespective of his total income excluding income from foreign source, excluding income from foreign source। क्यों? Since reason क्या है? His stay in India in the current financial year in any case is less than 120 days। ये रूल्स है, थोड़ा सा याद रखिएगा। उसका भारत में रहना 120 दिन से कम है, ठीक है। Would your answer change if the above facts relate to Srinath? मतलब सेम टू सेम 100 दिन करके वो इंडिया में आता, ठीक है। तो इस केस में जब वो कोई नॉन रेसिडेंट है, अगर वो 120 दिन भी इंडिया में नहीं आता है ना सर, ये एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज का मैटर आता है सर। सिक्योरिटी लॉ में भी इसके बारे में डिटेल्स में बताया जाता है, ठीक है, जहां पर वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बताया जाता है। जब आप लोग सीएस में ग्रुप 2 पढ़ोगे या फिर सीए फाइनल में देखोगे आओगे तब आपको वो पढ़ाया जाएगा। बट इतना जान लो कि 120 दिन से भी अगर आप कम दिन में इंडिया में हो और अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो, ठीक है, नॉर्मली वही आपका है, भले ही आप इंडियन सिटीजन क्यों ना हो, तो आपको रेसिडेंट ट्रीट किया ही नहीं जाएगा, भले ही आप कितना भी इनकम आप कर लो। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोनो टैक्स जमा पड़বে ना नहीं इंडिया सर, में? ठीक है, नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में इनकम ही नहीं किया, इंडिया में इनकम नहीं किया, मतलब कहने का मतलब अगर इंडिया में इनकम होगा तो करेगा। जैसे ये श्रीनाथ ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर वो इंडिया में आता है, ठीक है, और इंडिया में इनकम करता है तो टैक्स जमा करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर। मतलब कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर नॉन रेसिडेंट है, टैक्स जमा करेगा ऐसा बात नहीं है, नॉन रेसिडेंट होने से ही टैक्स नहीं देना पड़ेगा ऐसा नहीं है सर, इस गलतफहमी में ना पड़े। अगर उसका इनकम भारत में हो जाता है तो होगा। मतलब ये पूरा क्वेश्चन बेसिकली इस क्वेश्चन का रिपीट है। ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, हर दिन 100 दिन करके भारत में आता है और लास्ट 10 साल से ऐसा कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन, जो भारत का सिटीजन है, who resides in Australia and represent the Australian cricket team, ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है। तब ये केस सेम केस में क्या होता, वो भी 100 दिन करके भारत में आ रहा है, अगर भारत में इनकम बनेगा तो देना पड़ेगा सर। वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि भारत में इनकम होने से नॉन रेसिडेंट को भी कैसे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर भारत से इनकम नहीं होगा तो नॉन रेसिडेंट को एक्चुअली कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ये बात आप जान लो। अगर इनकम कनेक्शन है भारत में तो नॉन रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, अगर इनकम कनेक्शन भारत से जुड़ा हुआ नहीं है तो टैक्स देने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन इज दैट वो रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा, ये बात इंपॉर्टेंट था। तो श्रीनाथ नॉन रेसिडेंट बन गया सर एज पर द इनकम टैक्स लॉ, लेकिन ब्रेटली रेसिडेंट बन गया। बट बाद में हम लोग ब्रेटली को आर नॉर भी प्रूव किया, मतलब रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो नहीं है। सर बोलो मेरे को सर। ये समझ में नहीं आया कि श्रीनाथ कैसे नॉन रेसिडेंट बन गया और ब्रेटली कैसे रेसिडेंट बन गया। ब्रेटली कैसे रेसिडेंट बन गया? बिकॉज ब्रेटली ने तो ठीक। फुलफिल किया था सर। हाँ उसका तो समझ में आ गया, पर सेम कंडीशंस में श्रीनाथ कैसे नॉन रेसिडेंट हो रहा है। सर मैं श्रीनाथ को इसलिए नॉन रेसिडेंट करार दिया गया, पहला बात है कि श्रीनाथ तो पहली बार देखो, श्रीनाथ क्या रेसिडेंट का कोई भी रूल फुलफिल किया नॉर्मली? आप बोलो, मतलब रेसिडेंट बनने के लिए पहला बात है कि श्रीनाथ ऐसे कहाँ रहता है? श्रीनाथ कहाँ रहता है सर? ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, श्रीनाथ इंडिया का सिटीजन तो है, सिटीजनशिप है उसका, बट सिटीजनशिप से रेसिडेंशियल स्टेटस का डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है सर। लेकिन हाँ वो तो फिर इंडियन वो तो ओरिजिन। आता है ना 100 दिन करके। हाँ बोलो। वो तो आता तो है ना साल में 100 दिन करके। हाँ वो आता है 100 दिन करके, ठीक है, वो आता है 100 दिन करके, बट वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है। वो अगर 120 दिन से ज्यादा इंडिया में होता तो वो भी रेसिडेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सर वो 120 दिन से भी कम इंडिया में आया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 21-22 में, जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। ये रूल्स थोड़ा एडिशन है सर, ठीक है, ये रूल्स थोड़ा एडिशन है। If the above facts relate to Mr. Srinath, an Indian citizen who residing Australia, comes to India for a visit, he would treated as non-resident in India, irrespective of his total income, excluding income from foreign source, since his stay in India in current financial year in any case is less than 120 दिन, ठीक है, 120 से कम है, इसके कारण श्रीनाथ को नॉन रेसिडेंट कहा जाएगा। अगर 120 से ज्यादा होता तो फिर वो रेसिडेंट हो जाता, और रेसिडेंट होने के बाद वो आरओआर की आरनॉर फिर से चेक करना पड़ता। लेकिन नॉन रेसिडेंट होने के बाद आरओआर आरनॉर चेक करने का जरूरत नहीं है। ये श्रीनाथ के केस में स्पेसिफिकली हो रहा है। आप आगे का क्वेश्चन देखो, आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। What would be your answer if Srinath had visited India for 120 दिन instead of 100 days? जो आपके मन में अभी चल रहा होगा कि सर अगर श्रीनाथ 100 दिन की जगह 120 दिन होता तो क्या हो जाता। चलो मैं वही जवाब आपको देता हूँ जो मैं गलती से तब पहले दे दिया था। अब आप पॉइंट सी को करो सर। हाँ, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया था आप उसको प्लीज करो, रिपीट करो सर। इन दिस केस इफ श्रीनाथ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ठीक है, अगर 15 लाख से ज्यादा होता, ये रूल्स है सर, सिंपल है। इनकम टैक्स मतलब रूल्स, रूल्स या प्रोविजंस के कारण रेसिडेंट या जो भी चीजें, कैलकुलेशन तो बाद में आता है, लेकिन रूल सबसे पहले होता है। अगर श्रीनाथ 15 लाख से ज्यादा इनकम करता है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, तो उसको रेसिडेंट कहेंगे, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 सिंस स्टे इन इंडिया इज 120 days इन द प्रीवियस ईयर 21-22। एंड साथ में और भी लिख लो, इसको कंप्लीट करो। 120 दिन 21-22 में रह रहा है, और साथ में और भी चीजें जोड़ो सर। फोर 80 डेज 480 दिन किस साल है? 120 दिन करके हर साल आएगा, तो 4 प्रीवियस ईयर में कितना हो जाएगा सर? 480 होगा कि नहीं? हेलो, हाँ सर। तो इमीडिएट फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका 480 दिन हो रहा है, और प्रीवियस ईयर में 120 दिन हो रहा है, ठीक है। तो 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 480 डेज इन द इमीडिएट फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सर, इफ इज टोटल इनकम, ये पॉइंट थोड़ा सा हटके पॉइंट है। इफ इज टोटल इनकम excluding foreign source does not exceed 15 lakh, excluding foreign source, मैंने इस पेज में लिख रहा हूँ, does not exceed, excluding foreign source, हाँ, does not exceed 15 lakh।
अगर उसका इनकम 15 लाख क्रॉस ना करता, फॉरेन सोर्स को छोड़ के, ही वुड बी treated as non-resident. Will be treated as non-resident in India for the CY 21-22, since his stay in India is less than 182 days in previous year 21। तो फिर क्या मतलब निकला सर, एक बार देख लेते हैं। पॉइंट नंबर सी, मैं फिर से एक बार पॉइंट नंबर सी बता रहा हूँ। श्रीनाथ, अब सी पॉइंट में क्या हुआ, श्रीनाथ 120 दिन करके भारत में आ रहा है 100 की जगह, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर 21-22 में भी वो भारत में 120 दिन के लिए आया। तो उसी को हम लोगों ने लिखा सर, इन दिस केस इफ श्रीनाथ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ये रूल्स है 15 लाख क्रॉस करता है, ठीक है, अगर 15 लाख क्रॉस करता है फॉरेन सोर्स को एक्सक्लूड करने के बाद भी, he would be treated as resident but not ordinary resident in India for previous year 21-22। उसको रेसिडेंट कहलाएंगे बट आर्नोर कहलाएंगे, बिकॉज इसका मेन रीजन नहीं है क्योंकि उसका इनकम 15 लाख क्रॉस कर रहा है फॉरेन सोर्स को छोड़ के, ठीक है, फॉरेन सोर्स छोड़ के, इसका मतलब वो भारत में कमा रहा है ना, यही बात है सर, ठीक है। भारत से अगर 15 लाख से ज्यादा कमा के जाता है तो फिर उसको रेसिडेंट कह लेंगे, लेकिन वो एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कह देंगे, सिंपल बात है। सिंस हिज स्टे इन इंडिया इज 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर 21-22, ये सिंपल है, ये 120 दिन का खेल है, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से लिया जाता है। लेकिन दूसरा बात है कि अगर वो इंडिया में रहता है 120 दिन 21-22 में, 480 दिन भी वो इमीडिएट फॉर प्रीवियस ईयर में रह रहा है। दूसरा बात, इफ टोटल इनकम, अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम होता है, अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम होता है, डज नॉट एक्सीड 15 लाख, he would not be treated as non-resident, he would be treated as non-resident, sorry, he would be treated as non-resident, उसको नॉन रेसिडेंट कहेंगे क्योंकि उसका इनकम 15 लाख क्रॉस नहीं किया, तो उसको रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। और एक बार वो नॉन रेसिडेंट बोल देंगे तो फिर आरओआर इन आरनोर का प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। और नॉन रेसिडेंट इसलिए कह रहे हैं, एक तो 15 लाख क्रॉस नहीं किया इनकम, दूसरा भारत में 120 दिन रहा, वो 120 डेज रहा, 182 तो नहीं रहा ना। तो बात है सर 182 का रूल्स कब आता है, जब वो एक्सेस इनकम करता है, 15 लाख से ज्यादा एक्सेस इनकम करता है, तब 120 दिन का रूल सामने आ जाता है। अगर 120 दिन का रूल तभी आएगा जब वो भारत से 15 लाख से ज्यादा इनकम करता है, अदरवाइज 182 रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता है। मतलब एक्चुअली ये 120 दिन का रूल्स जो है ना सर, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल से लिया गया है सर, ठीक है। ये दोनों रूल कॉन्ट्राडिक्टरी वे में काम करता है, बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज जब कोई फॉरेन एक्सचेंज इनकम भी होता है ना किसी का, जब कोई फॉरेन एक्सचेंज इनकम भी होता है तो उसे भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें नोट्स है सर, मैं आप लोगों को ये नोट्स शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज एक बार इसको ना डिटेल्स में गो थ्रू कीजिएगा। मैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी कुछ पॉइंट बताया, इस पॉइंट में मिलेगा आपको, बताया गया रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। नॉर्मल रूल्स तो मैं आपको बताया, कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे ये आपको पता है, मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, ये पूरा खेल एक बार रिपीट करता हूँ, सुनो ध्यान से। Residential status on the basis of number of days of stay in India. Under section 6 subsection 1, an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfy any one conditions of the following. क्या है, या तो भारत में 182 दिन रहेगा, या तो ये और ऐसा, ठीक है, और 4 years immediately preceding previous year में 365 दिन और previous year में एटलीस्ट 60 दिन। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करे तो वो रेसिडेंट है। ये वाला बात क्लियर है? प्लीज एक बार मुझे बताओ सर, हाँ या ना। ऐसे तो मैं पिछले क्लासेस में बार बार इसको समझा के रखा, फिर भी अभी इस क्वेश्चंस को कनेक्ट करने के लिए, ये श्रीनाथ ब्रेटली का जो कॉन्सेप्ट है इसको कनेक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। भारत में किसी को रेसिडेंट बनना है तो ये दोनों में से कोई भी एक रूल फुलफिल करना है एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ठीक है। अच्छा, इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है अब उसको देखना है। अच्छा, अगर नहीं करता है,
अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, ये नोट्स के बारे में मैंने बता के रखा कि वो भारत क्या है उसके बारे में बोला है, ठीक है, कोस्ट लाइन से कितना दूर का एक बात है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। Following categories of individuals will be treated as resident in India only if the period of their stay during the relevant previous year amounts to 182 days or more. In other words, even if such persons were in India for 60 days or more. मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको हम लोग प्रोविसो कहते हैं, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बोला था, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। प्रोविसो ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, जैसे कि क्रू मेंबर, जैसे कि जॉब लेके इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए 60 दिन का कोई रूल्स नहीं होता, उनका 60 दिन सब्स्टिट्यूट होकर 182 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी मैंने लास्ट वीक समझाया था, मतलब लास्ट क्लास में समझाया था। तो क्या बता रहे हैं सर एक्सेप्शन, सर ध्यान से सुनना सर। The following categories of individual will be treated as resident in India only if the period of their stay during the relevant previous year amounts to 182 days or more. In other words, even if such persons were in India for 60 days or more. 60 दिन के ज्यादा भी रहेगा, ठीक है, बट लेस देन 182 डेज, तो भी उसका 182 दिन को ही काउंट किया जाएगा, 60 दिन को नहीं, इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, they will not be treated as resident due to the reasons that they stay in India was for 365 days or more during 4 immediately preceding year। हो सकता है कि 365 दिन फुलफिल कर रहे हैं, बट प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन रह रहा है, जैसे कि 60 नहीं होना चाहिए, उनके केस में 182 हो जाएगा। 60 को रिप्लेस करके 182 करो। कौन, जो लिव्स इंडिया छोड़ के जॉब लेके जा रहा है, क्रू में इंडियन शिप में जा रहा है, ठीक है, इंडियन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर ए विजिट। ठीक है, हाउएवर यहाँ पर फिर से एक एक्सेप्शन दे दिया, however such person having total income other than the income from foreign sources, income which accrues or arise outside India except income from a business controlled from or profession set up in India which is not deemed to accrue or arise in India exceeding 15 lakh, 15 लाख क्रॉस कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। अगर 15 लाख क्रॉस कर जाए तो उसको रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, किसी का इनकम अगर भारत बाहर में रहता है, वो भारत के बाहर रहता है, फिर भी उसका इनकम अगर साल में 15 लाख से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और जो भारत में बेसिकली डीम टू एक्ट और अराइज इन इंडिया है और 15 लाख से ज्यादा है, तो वो भले ही नॉन रेसिडेंट दिखता है पर फिर भी रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ हिज स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर amounts to 182 days or more, or he has been in India during 4 previous year immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 120 दिन in the previous year, जैसे कि श्रीनाथ के केस में हुआ। ठीक है, इसलिए ये 120 दिन का केस यहाँ पर आया सर। मतलब सिंप्लीफाई कर, अगर आप क्वेश्चंस को ठीक से एक बार फिर से देखोगे आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मतलब सिंपल ही बात है सर, अगर कोई फॉरेनर भी है, मतलब फॉरेनर मतलब कहने का मतलब है कि इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया, जैसे श्रीनाथ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड ऑफ इंडिया में रहते हैं, कभी कभी इंडिया में आते हैं, जैसे यहाँ पर भी आया 120 दिन के लिए, इंडिया में इनकम भी किया, अगर 15 लाख से ज्यादा कमाएगा एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम तो रेसिडेंट है, अगर 15 लाख से कम कमाएगा एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम तो नॉन रेसिडेंट है। बोलो सर, अभी भी केस क्लियर नहीं है? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। पर फिर भी एक चीज बोलूंगा सर, जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर्स क्लियर है ना, वो प्लीज एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को सुन ले फिर से, और उसके बाद ये क्वेश्चन को फिर से करें, एक बार देखे तो समझ में पूरा आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे पूछिएगा सर, रहेगा नहीं डाउट, गारंटी है, लेकिन अगर रह जाए तो प्लीज आस्क मी। लेकिन प्लीज मुझे अभी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं अभी प्रोविजंस भी पढ़ा है आपको। सर आदृति का सवाल था, आदृति को पूछूंगा। आदृति तो ऐसे प्रीवियस लेक्चर्स किया कर नहीं पाया अभी तक, फिर भी पूछ रहा हूँ। आदृति अभी भी क्लियर नहीं हुआ? बोल, अगर नहीं हुआ तो भी बोल। थोड़ा सा धुंधला है ना, अगर थोड़ा सा भी धुंधला है, थोड़ा थोड़ा हुआ है, वो प्रीवियस लेक्चर थोड़ा एक बार देखो, ठीक है। वो बेसिकली जो भी हल्का फुल्का लग रहा है कि सर थोड़ा सा धुंधला, वो जस्ट बिकॉज कि तुम रेसिडेंशियल स्टेटस का शुरू से तो 2 क्लास जो है वो एक बार कर लो, पूरा बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो उसी लिए हो रहा है। ओके सर, सर आगे बढ़े, फिर दूसरा क्वेश्चन करें? ठीक है सर, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था आज का ये क्वेश्चन। ओके
अर्पिता, समन्विता, आप सबको समझ में आया सर? Yes, sir. सर स्नेहाशीष, नील, ओके सर। Sir, Mr. B, a Canadian citizen, come to India for the first time during PY 1718. During the financial year 1718, 1819, 1920, 2021, 2122, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days, 70 days respectively. Determine his residential status for the assessment year 22-23. बोलो 22-23 असेसमेंट ईयर है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 है। रियाक्षी को आवाज आ रहा है? रियाक्षी जवाब दें। बताओ सर, बताओ, 21-22 में रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा, क्या होगा? क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ सर, कनाडियन सिटीजन है, भारत आ रहा है पहली बार, पहली बार भारत आया हूँ, ठीक है, कब? 17-18 को। मतलब एक गाना भी याद आ गया सलमान खान का, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हाँ, यहाँ पर भी 17-18 दिख रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days respectively. They just ask you resident है या नॉन रेसिडेंट है। कोई तो बताए मुझे। ऋषभ, ऋषभ का आवाज नहीं आ रहा है, बोल। ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को? है सर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 22-23 इज आवर असेसमेंट ईयर। हेलो, यस और नो? सो 22-23 इज आवर असेसमेंट ईयर, 21-22 इज आवर प्रीवियस ईयर, हाँ या ना? 21-22 हमारा प्रीवियस ईयर है। तो रूल क्या है कि प्रीवियस ईयर में 182 या फिर 60, और जब 60 लेना है तो पिछले 4 साल में 365, ये ना रूल। या तो पिछले साल में 182 दिन रहो, और पिछले साल में अगर 60 दिन हो तो पिछले 4 साल में 365 दिन रहो, 4 प्रीवियस ईयर में, तो रेसिडेंट है या तो नॉन रेसिडेंट है। तो क्या 21-22 में कितना दिन रहा वो? इक्कीस 22 में कितना दिन रहा? স্যার ও 182 দিন তো ওভার হয়ে গেছে, বুঝেই যাচ্ছে। 182 দিন ওভার হয়ে গেছে স্যার। 182 दिन ओवर हो गया है पिछले साल में। इक्कीस 22 में 182 दिन हुआ है। अरे बोल, 21-22 में कितना दिन रहा है? क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? 70 दिन ना, रेस्पेक्टिवली बोला না है। স্যার, কত দিন স্যার? আমি তো স্যার টোটালটা দেখছি না স্যার, হচ্ছে না। 21-22 में कितना दिन रहा है? 70 डेज ना। হ্যাঁ স্যার। तो স্যার এই ক্লাসটা দিয়ে দেবেন লাস্টে, স্যার কিচ্ছু পাইনি করতে ক্লাস। কেন? নেটওয়ার্ক স্যার পুরো উড়ে গেছিল, ওয়াইফাই এর চালু হয়নি, এই মাত্র ইয়ে হলো, কানেকশন এলো। ঘর থেকে বেরিয়ে যা, রাস্তায় কর ক্লাস, নেটে চলে আসে। রাস্তায় স্যার আলো নেই স্যার, ল্যাম্পপোস্টের তলায় বিদ্যাসাগর বলতে রোদ্রের তলায় বসে পড়ো। হঠাৎ করে পুরো নেট, মানে যেই জয়েন করলাম তখনই হঠাৎ করে চলে গেল, কারেন্টও চলে গেল, তারপরে এই মাত্র জাস্ট এলো। अच्छा दिए दो, क्लास दिए दो। लुक एट सर, तो 21-22 में इन आवर क्वेश्चन 21-22 में वो कितना दिन भारत में रहा? 70 डेज, ठीक है। और पिछले 4 साल, दैट इज 2021, 1920,
18, 19, 17, 18 कितना होगा? देखो करके हिसाब लगाओ। 150, 90, 60, 55 राउंड टोटल करो। 150, 90, 60, 55 प्लीज टोटल दिस। कितना हो रहा है? तो 355। 355 डेज। तो 70 दिन और 355 दिन क्या रेसिडेंट हो रहा है? नो सर। रूल क्या ना है? सर, व्हाट इज द रूल? স্যার होना প্রিভিয়াস कितना? हाँ, बोलो। তার আগের 4 বছরে 365 ডেজ। ये 60 डेज ওটা होना चाहिए था और ये 365 होना चाहिए था, ওটাই है ना? ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं। हुआ तो ये, तो फिर रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? नॉन रेसिडेंट है ना? হচ্ছে तो क्या लिखोगे आंसर? कौन सा सेक्शन फुलफिल नहीं कर पाया? 6 সাবসেকশন 1। थैंक यू सर। 10 A does not satisfy the basic condition of section 6 subsection 1, therefore he is a non-resident in previous year 21। बस इतनी सी बात है, और क्या। बस एक बार जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, दो तीन लेक्चर्स जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का, बस एक बार गो थ्रू कर लो सर, पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा आपको कि चल क्या रहा है। अच्छा, 3, 4, अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन सर HUF के ऊपर है, ये होमवर्क है, लेकिन ये होमवर्क अब तभी कर पाओगे जब आप लोग पिछला क्लास सुनोगे, ठीक है? मतलब इससे पहले वाला क्लास में मैं HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस लिखाया और समझाया था, ठीक है? तो प्लीज एक बार वो वाला समझने के बाद आप लोग इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करें, ठीक है? इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6 जो है ये थोड़ा सा आगे बातचीत करना होगा तभी बोल पाओगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। इलस्ट्रेशन 7 इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, इसके लिए भी आगे बातचीत करना होगा तब समझ में आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन करें तो बढ़िया रहता है, इलस्ट्रेशन 5 करें तो अच्छा रहेगा। एक मिनट रुक जाओ सर। अनिरुद्ध का क्वेश्चन, ओ अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर ना 5 तो है, बट 5 का एक लेजूड है, वो लेजूड नहीं है, मतलब इसमें कुछ डिटेल्स है, जो डिटेल्स मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ लिखें सर। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐड करो सर, कुछ क्वेश्चन में ऐड करना है। सुन रहे हैं सर बात मेरा? पर्टिकुलर दीजिए सर, एक पर्टिकुलर दीजिए और एक रुपीस का घर बनाइए। पॉइंट ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on sale of share, short term capital gain on sale of share of an Indian company received in Germany। received in Germany सर 15,000 रुपीज लिखना। ये पेन यहाँ पर ठीक ठाक से काम नहीं कर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, लिखा है सर आप लोगों ने? हेलो, लिखा कि नहीं? पॉइंट ए बोल के लिखा? স্যার হয়ে গেছে। एक मिनट रुको, खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा थोड़ा सा। हाँ, তো ওটা কি 15,000 ছিল না স্যার? 1.5 লাখ টাকা ছিল। 15,000, 15,000 इलस्ट्रेशन 5 में ऐड करना है आप लोगों को, ठीक है? जस्ट ऐड इलस्ट्रेशन 5 में कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ, सेकंड। मतलब इलस्ट्रेशन 5 में यहाँ पर
पॉइंट नंबर ए देके लिखा, अब पॉइंट नंबर बी से लिखिएगा, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी received in Japan. अमाउंट लिखिएगा 10,000। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन, deposited in a bank in London, later on remitted to India. remit मतलब इंडिया में ट्रांसफर करना, remitted to India through approved banking channels. approved banking channels मतलब रेमिटेंस हवाला के थ्रू से भी होता है। दाऊद इब्राहिम करता है ना सर, दाऊद को जानते हो ना, जो भारत को खत्म करके रखा है पाकिस्तान में बैठे बैठे, वो हवाला करता है सर। जानते हो हवाला क्या होता है? नाम सुना है कि नहीं सुना हवाला? ये बात मैं ग्रुप 2 में जब आप लोग पढ़ोगे ना, सीएस में और सीए फाइनल या सीएमए फाइनल में तब पढ़ाऊंगा हवाला ट्रांजैक्शंस कैसे होता है। दाऊद इब्राहिम जिस तरह से आतंकवादियों को हवाला के थ्रू से फंड ट्रांसफर करता है, ये हवाला एग्जांपल है। ये इसको भेजता है, वो उसको भेजता है, वो उसको भेजता है, सब चैनल वाइज काम करता है, कोड लैंग्वेज में काम करता है। आप लोग ऐसे मूवीज वगैरह में देखे होंगे, अगर आप लोग बॉलीवुड मूवीज वगैरह में ये सब क्राइम थ्रिलर देखोगे ना, तो वहां पर भी हवाला दिखाता है। सर मैं यहाँ पर हवाला के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्यों बोला, बिकॉज ये जो हम लोगों ने लिखा ना, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन डिपोजिटेड इन बैंक इन लंडन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कोई हवाला के थ्रू से इंडिया में पैसा पहुंचा, वो तो इलीगल हो जाएगा सर। कितना अमाउंट है? 10,000, इसका लिखो 75,000। पॉइंट डी, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। आरपी लिमिटेड इन इंडियन कंपनी 6,000। और एक होगा सर, और एक पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट ई, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। सर गुजरात में एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, वहां से इनकम हो रहा है 25,000, ठीक है। ये सब अलग अलग इनकम आपको दे दिया सर। ये जितना सारा इनकम आपने लिखा, क्वेश्चन में इतना बोला कि फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, कंप्यूट द इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 22-23। अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगा, अगर नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा। सभी अलग अलग सिनारियो हैं, डिफरेंट सिनारियो हैं, हर केस में क्या होगा ये आपको जवाब के साथ देना है। लेकिन सर क्या आपको मैं ये चीज अभी करने के लिए दे रहा हूँ? नहीं सर, क्वेश्चन को थोड़ा आधा अधूरा था, उसको कंप्लीट करा दिया। कल टुमारो हम लोग सर इसका प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस केस में क्या होता है, किस केस में क्या होता है। मतलब इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। जब आपको टैक्स इंसिडेंस समझ में आ जाएगा तब आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी पता चलेगा, ठीक है। और एचयूएफ मैंने समझा दिया, इलस्ट्रेशन 4 आप लोग लास्ट क्लास करके जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ समझा के रखा था। प्लीज आप लोग रेसिडेंशियल स्टेटस समझ के इलस्ट्रेशन 4 को ट्राई कीजिएगा, लेकिन इलस्ट्रेशन 5
आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बिकॉज आपको सबसे पहले इंसिडेंस ऑफ टैक्स समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप इलस्ट्रेशन 5 का जवाब दे पाओगे। तो सर उसके लिए मैं आपको कल सबसे पहले तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मतलब किसका क्या टैक्स होता है उसके बारे में पहले बताऊंगा और फिर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सर कल का क्लास, कि सर दुनिया में कहाँ से कमाने से भारत में टैक्स देना पड़ेगा किसको, मतलब अगर आप रेसिडेंट हो तो क्या आपको देना है सर। सर इतना जान लो, रेसिडेंट को ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, मतलब दुनिया में जहां से भी इनकम करो आपको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप ROR हो तो, ROR मतलब ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। सर अगर आप RNOR हो तो सर वो देखा जाएगा कि क्या इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है, क्या इनकम इंडिया में एक्रू हो रहा है, क्या इंडिया में इनकम डिम टू एक्रू हो रहा है, क्या इंडिया में इनकम डिम टू रिसीव्ड हो रहा है। डिम्ड मतलब मान लिया जाएगा। सर अगर ये सब चीजें फुलफिल होता है, अगर ये सब चीजें फुलफिल होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा डिम टू रिसीव क्या है, डिम टू एक्रू क्या है, एक्रू और अराइज क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले कल के क्लास में मैं आपको ये सब समझाऊंगा, उसके बाद ये इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करूंगा, ठीक है। सर रेसिडेंशियल स्टेटस से ये सब इस तरह का क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है, ठीक है, और ये नॉलेज वाइज भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा कल का डिस्कशन रहेगा। इन द मीन टाइम जो लोग इससे पहले का रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लासेस नहीं कर पाए, मैं सभी को रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लासेस शेयर कर देता हूँ। आप कुछ करो ना करो सर, आज के अंदर कोशिश करो कि जितना हो सके कम से कम पहला 2 क्लास कर लेने का, जितना हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड करके भी कर लो, ताकि आपको कल का क्लास सारा समझ में आ जाए। स्पेशली आद्रिति, प्रियाक्षी, शॉम्पॉज, स्नेहिस, मैं इन लोगों को बोलूंगा, ठीक है सर, जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस था, लास्ट 2-3 क्लास मिस था, ठीक है सर। समझ में आया सर, आज इतना ही है। आद्रिति বোঝা গেছে, स्नेह, शॉम्पद, प्रियाक्षी, हाँ सर। ओके हाँ सर। Yes, sir. ओके सर, हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है, फिर आज इतना ही है, फिर सर टाटा। फिर शेयर कर देवे। मैं अभी अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, ठीक है सर, फिर टाटा। हाँ Bye, स्नेहाशीष sir. बोल। ओके सर, टाटा, बाय सर। बाय सर। बाय।